सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था मानव रोग, और मानव रोग में लास्ट में अपनों ने कुछ रोगों के बारे में बात की, जिसमें था आपके पास एक तो हैजा, और उसके बाद पढ़ा था टीबी, और एक पढ़ा था अपनों ने टिटनेस। तो ये तीन अपनों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद जीवाणु से रिलेटेड और कौन कौन से रोग है वो पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, उसके बाद बात करते हैं अपने टाइफाइड। टाइफाइड, तो इसमें बात करें इसका रोग कारक कौन है, तो ध्यान रखना कौन है, साल मुनेली सेल्फी। या इसको क्या बोल दो, टाइफाइड। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपको जैसे नाम यहाँ पे कई बार दिखाई देगा साल्मोनेली टाइफी या साल्मोनेली सेल्फी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट दोनों में से कोई भी है वो आपको सही करना है। ठीक है, इसका जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है, प्रभावित अंग, तो ध्यान रखना कौन सा है, छोटी आंत। छोटी आंत, इससे क्या होगा कि पेट में क्या होगा, दर्द होने लग जाएगा, डायरिया हो गया, बुखार हो गया। और इसका जो परीक्षण, एक परीक्षण जो एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड का परीक्षण किससे किया जाता है, तो ध्यान रखना विडार। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रभावित अंग छोटे आंत, तो इससे क्या होगा, पेट दर्द होगा, डायरिया होगा, बुखार होगा। और किससे हो सकता है, ये दूषित जल और भोजन से भी हो सकता है टाइफाइड। ठीक है, इसका अन्य नाम पूछे तो अन्य नाम में आ जाएगा आपके पास, इसको आंतरीय ज्वर, यानी आंतों के थ्रू जो बुखार होती है उसको बोलते हैं आंतरीय ज्वर, यानी छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद एक बोलते हैं इसको मोती जरा, तो इसके अन्य नाम है। तो टाइफाइड ना देखिए, ऐसा भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, टाइफाइड। उसके बाद बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका रोग कारक क्या है। रोग कारक, तो ध्यान रखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया तो लास्ट में आएगा ही, और स्टार्टिंग में आ जाएगा कोरोनरी, कोरोनरी डिप्थीरिया। ये इसका रोग कारक। अगर पूछे प्रभावित अंग कौन सा है इसका, प्रभावित अंग, तो ध्यान रखना श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। देखो इस रोग में क्या होगा, सांस लेने लिया अपनी, उसमें क्या सफेद झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी के कारण जो प्रभावित अंग का कौन सा है, श्वसन तंत्र। और रोग कारक ये होगा, इसका टीका आता है डीपीटी, इसका टीका कौन सा लगेगा, डीपीटी। ठीक है, जो अपनों ने टिटनेस में पढ़ा था वही टीका है यहाँ पे लगेगा। और इसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं सिक टेस्ट। तो ये पूछ लेते हैं सिक टेस्ट किस में किया जाता है, तो डिप्थीरिया में किया जाता है। उसके बाद बात करें फ्लेग, तो फ्लेग की बात करें सबसे पहले तो रोग कारक, रोग कारक कौन सा है, तो इसमें रोग कारक ध्यान रखना आपको, पास्चुएला, पास्चुएला पेस्टिस, और या इसको क्या बोलते हैं, यस्नेरिया, यस्नेरिया पेस्टिस। तो दोनों में से जो भी आ जाए रोग कारक वो आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे जो आपके पास रोग कारक है। कई बार डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आएगा जो अपने को ध्यान रखना है। यानी फ्लेग रोग का वाहक कौन है, तो पता अपने को चूहे, और चूहे का भी क्या, पिस्सू, चूहों का पिस्सू। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो इनके अंदर पाया जाता है जिनोप्सिला, जिनोप्सिला चिपोसिस, ये इनमें पाया जाता है। तो वहाँ का हो गया कौन, चूहों का पिस्सू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिस्सू रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिस्सू रोग। तो पिस्सू रोग किसे कहते हैं, फ्लेग को ही कहते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेग रोग का रोग कारक दो है, पास्चुएला पेस्टिज, यस्नेरिया पेस्ट, और वाहक पूछे तो कौन सा आएगा, चूहों का पिस्सू, और जिसके अंदर कहते हैं जिनोप्सिला चिपोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रुधिर का जो रंग होता है वो होता है काला,
और इसलिए इसको एक और नाम दिया गया काली मौत। काली मौत भी किसे कहा गया? फ्लैग को ही कहा गया, क्योंकि सूरत में ध्यान होगा 1994 या 95 होगा, जहाँ पे 2000 लोगों की मौत हो गई थी। किसके कारण? फ्लैग के कारण। उसके बाद बात करें काली खांसी, या इसको क्या बोलते हैं? कुत्ता खांसी। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए क्या रोग कारक। तो इसमें क्या आएगा? वर्टिसेला पेस्टिज बैक्टीरिया। ठीक है, ये जीवाणु इसमें रोग कारक का काम करता है, वर्टिसोला पेस्टिज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो खांसी होती है वो इसका टाइम पीरियड होता है 100 दिन का, यानी 100 दिन तक खांसी चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं काली खांसी। और इसका टिक्का भी कौन सा लगाया जाता है? डीपीटी वाला। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। इसमें मेन जो पूछा जाता है वो है रोग कारक कौन सा है और टीका कौन सा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, या इसको क्या बोलते हैं? लेप्री रोग, या इसको क्या बोलते हैं? हैंसन रोग। तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखोगे इसमें? रोग कारक। तो रोग कारक कौन सा है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेप्री रोग। इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित जो भाग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। कुष्ठ रोग में क्या हो जाता है? जो स्किन है, अपनी स्किन पे क्या होता है? स्पेचकतों का निर्माण हो जाता है, और प्रभावित किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को। इसमें जो टेस्ट होता है इसी के नाम पे है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? लेप्रोमिन टेस्ट। तो जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है? लेप्रोमिन टेस्ट। तो ये तो बात होगी अपने किस पे आधारित? जीवाणु पे आधारित, जो अपनों ने पढ़े थे। तो ये तो अपने सारे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में। विषाणु जनित रोग, तो इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो अपने पढ़ना है एड्स, फिर अपना आ जाएगा पोलियो, रेबीज, खसरा, चेचक, चिकन फॉक्स, और इसमें आ जाएगा डेंगू, चिकनगुनिया। और जो फ्लू से रिलेटेड स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, वो भी इसमें आ जाएगा। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। और जो अपने को नॉर्मल बुखार होता है वो भी किस में आ जाएगा? इसमें, यानी सामान्य बुखार। और एक आ जाएगा कोरोना, जिका, और एक एबोला। ठीक है, तो ये है आपके पास विषाणु जनित रोग। तो स्टार्ट करते हैं पहले एड्स रोग। तो देखो, सभी का तो अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले रोग कारक क्या है। ठीक है, तो इसमें बात करें अपने रोग कारक। तो रोग कारक इसमें क्या होगा? HIV। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ध्यान रखना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब एड्स कई बार इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, AIDS। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड, और आई का मतलब क्या हो जाएगा? इम्यूनो। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिफेसियस। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? उपार्जित,
इम्यूनो का मतलब कहता है प्रतिरक्षा तंत्र, और डिफिशियंस का मतलब कहता है कमजोरी, और सिंड्रोम का मतलब कहता है रोगों का समूह। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, एड्स रोग में। तो रोग कारक ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट, वो भी किस में होता है, इसमें। तो एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, एड्स रोग में। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है इसमें होता है क्या, तो इसमें लगातार तो क्या होता है, बुखार रहता है, और जो वेट होता है उसमें क्या हो जाता है, कमी। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। इससे क्या होता है, जैसे कोई भी बीमारी, जैसे जुकाम भी लगे तो वो भी जल्दी से जाएगा नहीं। इसका मतलब जैसे बुखार रहता है हमेशा, वैसे ही क्या रहेगा, जुकाम रहेगा। सिर दर्द है तो सिर दर्द भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये अपने को पता है ये रोग आया कहाँ से, बंदरों से आया अपने। तो इसमें जो अपने को ध्यान रखना है, एक तो रोग कारक क्या है, टेस्ट कौन सा है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला जो रोगी वो कहाँ मिला, तो ध्यान रखना कहाँ मिला, चेन्नई में। कहाँ मिला, भारत में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले कहाँ मिला, तो ध्यान रखना अजमेर में। ठीक है, कहाँ मिला, अजमेर में। तो ये तो बात होगी। और इसकी जागरूकता के लिए एक सिंबल होता है जिसको कहते हैं रेड रिबन, रेड रिबन। ठीक है, एड्स जागरूकता का प्रतीक कौन सा है, रेड रिबन। अब अगले नेक्स्ट बात करते हैं अपने हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस में अपने को सबसे पहले वही ध्यान रखना है, रोग कारक। तो कौन सा है इसमें, हिपेनोवायरस, हिपेनोवायरस। और ये जो बीमारी होती है ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें HA, HB, HC, HD, यानी HA से लेके कहाँ तक होता है, HE तक। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के बीमारी इसमें हेपेटाइटिस में। ये भी जैसे एड्स होता है, जिसमें संक्रमित सुई से हो गया, संक्रमित रुधिर से हो गया। जैसे अगर माता अगर किसी वायरस से ग्रसित है तो उसके थ्रू बच्चे में भी हो सकता है, कौन सा, हेपेटाइटिस। तो ये इसमें ध्यान रखना है, कौन सा वायरस, हेपेनो वायरस। और HA से लेके यानी A, B, C, D और E, कितने हो गए, 5। ठीक है, तो इसमें जो लक्षण आते हैं इसमें भी वही है कि लगातार क्या होता है, बुखार होता है, शरीर में क्या आती है, कमी आती है, और जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसमें क्या हो जाता है, कमजोर। और इसमें अगर दवाइयों की बात करें तो जैसा नाम है, जितने प्रकार की, जैसे एच है तो HA दवाई है, HB तो HB दवाई, तो ये उसी प्रकार की दवाइयाँ भी मिल जाती हैं हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट अपने बात करें पोलियो। तो इसमें वायरस की जो बात करें तो इसमें वायरस है कौन सा, एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस। और कौन सा वायरस, अंतर वायरस। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं, पोलियो वायरस, पोलियो, पोलियो वायरस। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी जो अंग होगा वो कौन सा होगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया। ये किससे आएगा, पोलियो में। और इसमें जो अपने को ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, व्यक्ति के अंगों में क्या होती है, संवेदना नहीं होती ज़्यादा, कौन से रोग में, पोलियो में। और ये ज़्यादातर किससे होता है, दूषित जल या दूषित भोजन से, ये उससे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, और इसमें जो टीका लगाया जाता है वो कौन सा है, साल का टीका। कौन सा टीका लगाया जाता है, साल टीका। तो ये इसमें ध्यान रखना है। और इसी के थ्रू एक अभियान चला गया है जिसको बोलते हैं प्लस पोलियो अभियान। ठीक है, प्लस पोलियो अभियान। इसमें क्या होगा, इसमें लक्ष्य रखा गया था 1995 में ये शुरुआत हुई थी, और लक्ष्य ये रखा गया था कि आने वाले टाइम में जो भारत है वो किससे मुक्त होना चाहिए, पोलियो से। तो पोलियो मुक्त भारत का घोषित किया गया था 1995 में, और ये योजना भी तभी लागू हुई थी, प्लस पोलियो अभियान। ठीक है, और अपने को पता है इससे एक क्वेश्चन था कि क्यूबा जो देश है, पहला पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हुआ था, कौन सा, क्यूबा। तो पोलियो के लिए इंजेक्शन भी लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। एक तो लगाई जाती है आईपीवी, और एक लगाई जाती है ओपीवी। ठीक है, तो आईपीवी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इनएक्टिव पोलियो, और वी का मतलब क्या हो जाएगा, वैक्सीन, और यहाँ पे ओ का मतलब क्या था, ओरल,
जो पिलाई जाती है, ठीक है, वो ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये है साल्क टीका, इसको बोलते हैं क्या, साल्क, और इसको बोलते हैं सेबिन, ठीक है। ये दो टीके किस में यूज होंगे, पोलियो में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता होने चाहिए अपने को, ठीक है। उसके बाद आता है रेबीज। रेबीज, इसमें जो वायरस है वो कौन सा है, रेबडो वायरस। तो इस रोग में कहता है ये ज़्यादातर पाया जाता है जंतु की लार में, ठीक है। जैसे अपने डॉगी की बात करें तो वहाँ पे क्या, अगर वो काट लेता है तो क्या होता है कि इंसान में 48 घंटे के अंदर अपने को टीका लगाना चाहिए, नहीं तो अपने में भी जो रोग फैल जाता है वो कौन सा है, रेबीज, जिसके कारण क्या होता है अपने पानी को देखते तो उससे क्या लगता है, अपने को डर लगता है, ठीक। उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसके कारण जो मनुष्य में जो रोग हो जाता है वो कौन सा है, हाइड्रोफोबिया, यानी वो पानी से डरने लगता है, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है, जो आँखें हैं, आँखों से जो आंसू हैं वो आने क्या हो जाते हैं, ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति रोता बहुत है। कौन से रोग के कारण, रेबीज रोग के कारण, ठीक है। तो इसमें एक टीके का आविष्कार किया गया जिसको बोलते हैं लुईस टीका, लुईस टीका। और ये लुईस टीका किसने बनाया था, तो ध्यान रखना, लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने जो टीका बनाया, लुईस टीका, किसके इलाज के लिए, रेबीज टीके के लिए, ठीक है। पहले तो देखो 14 टीके लगते थे, अब तो घटा के कितने कर दिए, 7, ठीक है। और ये 4 चरणों में होता है। तो पहले चरण में तो 1 लगता है, उसके बाद 2 लगते हैं, फिर 3 लगते हैं, इसी तरह ये मतलब आपके 7 जो टीके हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, 3, 2, 5, 6 और लास्ट में 1 लगता है, ठीक है। पहले 14 लगते थे, लेकिन पहले कहते थे कि पेट में टीका लगता है, पेट में कुछ नहीं लगता, कंधों पे टीके लगते हैं। अब पहले तो 7 अब शायद घटा भी होंगे, शायद 5 लगते होंगे, तो पहले 7 लगते थे, अब 5 लगते हैं। चढ़ने इतनी है जो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के बारे में। तो इसमें वो वायरस है जो कौन है, H1N1 वायरस, ठीक है। और स्वाइन फ्लू ज़्यादातर किस में फैलते हैं, सह से याद रखो, सूरों में। किससे फैलता है, सूरों से, ठीक है। और ये क्या है, जैसे सूरों में फैलता है तो हवा के माध्यम से किस में आ जाता है, मनुष्य में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इसके उपचार के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं टेमीफ्लू। टेमीफ्लू दवाई दी जाती है, टेमीफ्लू, ठीक है। और स्वाइन फ्लू को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं जूनोटिक रोग, ठीक है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका टेस्ट किया जाता है, टेस्ट। तो H1N1 टेस्ट किस में किया जाता है, स्वाइन फ्लू में, ठीक है। बर्ड फ्लू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बर्ड फ्लू में 5 आ जाएगा यहाँ पे, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H5N1 वायरस, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे, देखो H1 और N, H का मतलब क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखना, एवियन, और N का मतलब क्या होगा, एनफ्लूजा, एनफ्लूजा, ठीक है। H1 H5N1, बस ये वायरस ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना है। देखो बर्ड फ्लू ज़्यादातर किस में फैला था, तो ध्यान होगा किस में, मुर्गियों में, ठीक है। मुर्गियों से फैला और हवा के माध्यम से मनुष्य में आ गया। इसी इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, जूनोटिक रोग, ठीक है। जो मतलब सूरों से और मुर्गियों से फैल के शरीर में आ रहा है मनुष्य के, उनको ही क्या बोलते हैं, जूनोटिक रोग। तो ये दोनों कौन से रोग है, जूनोटिक रोग, ठीक है। और इसके उपचार के लिए भी क्या दिया जाता है, टेमीफ्लू। और उपचार के लिए क्या दिया जाता है, टेमीफ्लू, टेमीफ्लू, ठीक है। और टेस्ट ध्यान रखो कौन सा टेस्ट, H5N1 टेस्ट, किसमें, ब्लड फ्लू में। उसके बाद बात करें डेंगू, डेंगू रोग। तो इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा था, फ्लेवी, फ्लेवी वायरस। और ये किसके कारण होता है, मच्छर के कारण। मच्छर भी कौन सा होता है, मादा मच्छर। और उस मच्छर का नाम क्या है, तो अपने को पता है, एंडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई मच्छर। इसके कारण ऐसे क्या होता है, डेंगू। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अपना कौन सा, तंत्रिका तंत्र, जिसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, इससे ज़्यादातर अपने को क्या होता है, डायरिया। डायरिया भी इसी के कारण होता है। तो प्लेटलेट्स कम होगी तो डायरिया के लक्षण ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर दिया जाता है क्या, ORS, कि ORS पियो, उससे क्या हो। नहीं तो और जो देसी उपचार सभी बताते हैं, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन अपने को जो क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना वो कौन सा है, ORS। तो किस रोग में दिया जाता है, ORS डेंगू रोग में। ORS की फुल फॉर्म क्या है, तो अपनों ने पढ़ी थी, ओरल, और आर का मतलब कहता है रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, और एस का मतलब कहता है सॉल्यूशन। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो जहाँ ORS के अंदर क्या मिलेगा आपको, NaCl, और क्या मिलेगा, KCl, और क्या मिलेगा, शुगर और वाटर। ठीक है, तो ORS का कई बार मिक्सन पूछ लेते हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद एक रोग है कौन सा, सारस, सारस। ठीक है, तो ये सारस रोग कौन सा है, ये वही रोग है, कोरोना। ठीक है, कोरोना यही है। तो सारस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, सारस। एस का मतलब होता है सीवियर, और जो ए का मतलब होता है एक्यूट, और जो आर है, आर का मतलब होता है यहाँ पे श्वसन अंग, श्वसन अंग, श्वसन अंग मतलब रिस्पिराइजेशन, रिस्पिराइट, और एस का मतलब कहते हैं पे सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। सीवियर का मतलब कहता है भीषण, और एक्यूट का मतलब होता है अचानक, और श्वसन अंग और सिंड्रोम तो होते ही होता है रोगों का समूह। ठीक है, तो ये रोग सबसे पहले देखा गया था कहाँ पे, चीन में। चीन में तो बहुत पहले आ गया था, ये आ गया था 2002 में, लेकिन अपने 19-20 में सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ये प्रभावी होगा कौन सा, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को क्या बोलते हैं, सारस। अब इस रोग में ये फैला कहाँ से, तो ये तो सभी को पता है किसमें, चमगादड़ों से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चीन में कौन से शहर में फैलाता है, वुहान शहर में। ठीक है, ये 19 में है, इसलिए अपने नाम देते हैं कोविड-19, कोविड-19, कोविड-19 मतलब 2019 में है, तो उसी के कारण क्या ये अपनों ने नाम रख दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ज़्यादा बुखार आ जाता था, बस ये इसमें ध्यान रखना था। तो ये था कोरोना वायरस। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस, इससे कौन सा वायरस है, फ्लेवी, फ्लेवी वायरस। और वाहक कौन सा है इसमें, तो वाहक इसमें भी मच्छर है, कौन सा, एंडिज एजिप्टाई मच्छर। तो जो लक्षण डेंगू में दिखाई देते वो लक्षण किस में दिखाई देते हैं, जीका वायरस में। उसके मुकाबले ये क्या होता है, कम घातक होता है डेंगू के मुकाबले। एक है एबोला वायरस, एबोला वायरस। तो एबोला वायरस इसका रोग कारक कौन सा है, तो ध्यान, रोग कारक है इसका फिलो वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रोग भी फैला है चमगादड़ों से, और इसके लक्षण है ज़्यादा मांसपेशियों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, और आंतरिक भागों में क्या होता है, रक्त का स्राव थोड़ा तेज हो जाता है, जिसके कारण घबराहट होती है। कौन से कारण, एबोला वायरस के कारण। तो वायरस कौन सा है, फिलो वायरस, और किसके कारण फैला है, चमगादड़ों से। उसके बाद है एक कांगो बुखार, कांगो ज्वर। तो कांगो ज्वर में इसमें भी कौन आएगा, फ्लेवी वायरस। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना, एक जंतु में पाया जाता है एक हिमोरल परजीवी, जंतु में पाया जाता है हिमोरल परजीवी, उसके कारण फैलता है ये मनुष्य में। ठीक है, किसके कारण है ये, कांगो ज्वर यानी बुखार होता है। उसके बाद आएगा कौन सा, चेचक। चेचक को क्या बोलते हैं, बड़ी माता, हमने कहता ना माता आ गई, तो वो यही है चेचक। तो इसमें कौन सा वायरस, ध्यान रखना, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। इसमें क्या होता है, चकत्तों का निर्माण हो जाता है बॉडी में, इसका निर्माण चकत्तों का। ठीक है,
और इसी की तरह भारत सरकार ने 1962 में एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था चेचक नियंत्रण कार्यक्रम। चेचक नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। और इसके टीका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, तो ध्यान रखना एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर को पता क्या कहते हैं, तो अपने पढ़ के थे प्रतिरक्षा तंत्र का जनक। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या है, जनक। किसको कहते हैं, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो इसमें चकत्तों का निर्माण हो जाता है पूरे शरीर पर। और कार्यक्रम कब चलाया, 1962 में। और टीका कौन सा, एडवर्ड जेनर, ठीक है। इसलिए जो बड़ी माता है इसमें कहता है कि बाहर वातावरण के संपर्क में आने से मना कर दिया जाता है कि एक अलग रूम में रहे, मतलब उतना ही निकले जितना सफिशिएंट हो, यानी बाहर ज़्यादा निकलेंगे तो चकत्तों का निर्माण ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी वातावरण में संपर्क आने से इसमें रोका जाता है। एक होता है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, चिकन पॉक्स, छोटी माता। और उसमें वेरियोला था, इसमें वेरिसेला, वेरिसेला वायरस, ठीक है। या इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेपेड्स, हेपेड्स वायरस, ठीक है। क्योंकि इसमें चकते बनते वो बनते स्थायी, जाएंगे नहीं, लेकिन इसमें जो चकते बनेंगे वो बनेंगे अस्थायी। बस दोनों में यही फर्क है, स्थायी और अस्थायी का, बाकी सारा का सारा सेम है, ठीक है। और अगर ये एक बार आ गया तो अपने क्या होता है, शरीर की लॉन्ग लाइफ क्या हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर जिसके शरीर में ये आ गया, क्योंकि जल्दी आ जाता है, कहीं को लेट आता है, ठीक है। तो वही है, दोनों में फर्क सेम है, बस ये वायरस का ध्यान रखना, वेरियोला यहाँ पे वेरिसेला, या इसको क्या बोलते हैं, हेपेड्स वायरस। ये स्थायी चकत्तों का निर्माण करता है और ये अस्थायी चकत्तों का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद अपना रह जाता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, या इसको क्या बोलते हैं, अल्फा वायरस, अल्फा वायरस। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द होता है, जुकाम बुखार जो मेन होता है, यानी सामान्य जो बुखार होता है, सामान्य बुखार, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, राइनो वायरस। इसी के कारण क्या होता है, बुखार होता है साइनो। तो ये तो हो गया अपने पास चिकनगुनिया, अल्फा वायरस, सामान्य बुखार, राइनो वायरस के कारण होता है। और एक है खसरा, खसरा। तो खसरा में जो वायरस ध्यान रखना वो है आपके पास मोरबेली वायरस, मोरबेली वायरस, ये इसको कहते हैं रूबेला वायरस, ठीक है। ये खसरा वायरस होता है बच्चों में ज़्यादातर, और बच्चों में कौन सी एज में, 0 से 4 वर्ष की एज में, 0 से 4 वर्ष की एज में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा ये रोग, कौन सा, खसरा रोग। और ये भी होता भी किसके कारण है, हवा के माध्यम से सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। तो इस रोग में क्या होता है, जो बॉडी है बच्चों की उस पर लाल दाने बनने लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रथम जो टीका है वो 9 माह में लगा दिया जाता है बच्चों को आजकल, ठीक है, 9 माह में लगा देते हैं। आपने देखा होगा आजकल बच्चे होते ही वो पूरा शेड्यूल बता देते हैं कि कौन सा टीका कब लगाना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का और 9 महीने का। इसलिए पहले से उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर दिया जाता है, मजबूत, ठीक है। तो ये तो थे किससे संबंधित, वायरस से संबंधित जो अपनों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब अपना एक रह जाता कौन सा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। तो इसमें एक ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। तो इसमें सारे के सारे कौन से रोग आ जाएंगे आपके, प्रोटोजोआ वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, पापा है, तो इसे ध्यान रखना पायरिया, का से ध्यान रखना काला जार, या रख काला जार, ठीक है। मैं से ध्यान रखना मलेरिया, और पै से ध्यान रखना पेचिस। और सोते का मतलब, सोते मतलब नींद में, तो यहाँ से ध्यान रखना निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। तो ये रोग है जो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया के बारे में, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोआ है, तो ध्यान रखना प्लाज्मो
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। वाहक पूछे तो वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज। ठीक है, देखो मलेरिया है ज़्यादातर स्वच्छ जल में क्या छोड़ते हैं? लार्वा, एकदम साफ पानी में। ठीक है, गंदे पानी में नहीं बैठते मलेरिया, जो मच्छर होते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि बताया जाता है कि जो चीन है वो क्या करता है, जो साफ पानी है, जैसे बाहर कोई साफ पानी है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक मछली छोड़ते हैं जिसको बोलते हैं गैम्बूसियम मछली। तो उसके कारण कहते हैं ये लार्वा को खा लेते हैं, इससे इसमें बचाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें लक्षण क्या हैं? इसमें कहते हैं आरबीसी में की जो संख्या है उसमें आ जाती है कमी। ठीक है, और इसमें कमी आ जाती है तो एक अम्ल का निर्माण हो जाता है जिसको कहते हैं हिमोजोइक अम्ल, हिमोजोइक अम्ल। जिससे क्या करते हैं कि जो अपने बॉडी है उसके कारण क्या है, ठिठुरन ज़्यादा आती है, यानी अपने बुखार ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, किसके कारण? मलेरिया के कारण। ठीक है, और इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है एमपीटी, एमपीटी जिसको बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ठीक है, और इसमें जो दवाई दी जाती है वो एक पादप है जिसको बोलते हैं सिनेकॉन, सिनेकोना पादप। इसमें क्या होता है, इसकी छाल से ना एक प्राप्त किया जाता है, छाल में क्या होता है? कुनैन, या इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोकुनैन। ये प्राप्त किया जाता है और ये दिया जाता है मनुष्य को। ठीक है, एक तो ये टेस्ट है और ये दवाई है। ठीक है, और एक चीन के वैज्ञानिक ने एक और निर्माण किया था, तो मलेरिया का क्या किया जा सकता है? संश्लेषित मतलब उसको डिमोलाटाइज किया जा सकता है, और उसका नाम था आर्जिमिटोन। आर्जिमिटोन का क्या किया? निर्माण। ठीक है, तो एक अपने को ये ध्यान रखना है, चीन के वैज्ञानिक ने। तो ये तो बात होगी किसकी? मलेरिया की। तो अपने को एक तो ध्यान रखना प्रोटोजोआ, वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज, और इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हिमोजोइक, और हिमोजोइक के कारण क्या होता है? शरीर में ज़्यादा ठिठुरन पैदा होती है, यानी ठंडक। और इसमें टेस्ट होता है एमपीटी, और दवाई कौन सी? इसमें सिनोकोना पादप की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? कोकेन। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने कालाजार। और इसमें प्रोटोजोआ कौन सा है? लेशमानिया प्रोटोजोआ। इसमें वाहक क्या होता है? वाहक होता है बलुमुखी। ठीक है, उसके बाद एक निंद्रा रोग पढ़ा था अपनों ने, और इसको बोलते हैं अफ्रीकन निंद्रा रोग। ठीक है, इसमें प्रोटोजोआ जो ध्यान रखना वो है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसमें वाहक पूछे तो सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी ऐसे ना लिखे, जो आपको प्रॉपर बुकों में मिलेगा वैसे सी और ये सीसी मक्खी। ठीक है, तो इन दोनों में जो प्रभावित अंग होता है वो होता है कौन सा? तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है? निद्रा रोग, इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं? नींद। ठीक है, फिर आता है अपने पास अमीबिया रोग, अमीबियस रोग, या इसको क्या बोलते हैं? पेचिस रोग। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में होता है? छोटी आंत में। इसमें प्रोटोजोआ ध्यान रखना अपने को, एंटअमीबा प्रोटोजोआ। और ये होता है दूषित जल और भोजन से, जिसमें डायरिया जैसे लक्षण आने लगते हैं, अमीबिया या पेचिस रोग। ठीक है, उसके बाद आता है, अच्छा इसमें स्कूलों में दवाई दी जाती है कौन सी? एल्बेंडाजोल, ये स्कूलों में दी जाती है दवाई। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूकोरिया। तो इसमें जो जो ध्यान रखना वो ध्यान रखना ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जो रोग, ये रोग फैलता है यौन क्रिया के माध्यम से। ठीक है, यौन क्रिया से ये रोग फैलता है, कौन सा? ल्यूकोरिया। इसमें क्या है, इसमें जो योनि होती है वो डिस्चार्ज होती है, इससे क्या होता है? श्वेत पदार्थ निकलता है बाहर।
कौन सा पदार्थ? श्वेत पदार्थ। कौन सा? ल्यूकोरिया। तो ये तो बात हो गई कौन से प्रोटोजोआ से संबंधित जो रोग थे वो अपनों ने पढ़ ली। तो ये ध्यान रखना था वाहक, इसमें एक दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शीर्षमुखी वाला और एक बलमुखी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, कालाजार और अफ्रीकन निंद्रा रोग, और ये में भी 35 हो गया, और लास्ट में कौन सा हो गया? ल्यूकोरिया। तो अपनों ने वायरस से संबंधित कर लिया, जीवाणु से संबंधित कर लिया, और लास्ट में प्रोटोजोआ से संबंधित कर लिया। अब इनको तो देखो ज़्यादातर ध्यान रखना है इनके वाहक कौन से हैं, और कई में जो उपचार पूछे जाते हैं वो अपने को ध्यान रखने, और हो सकता है कि जो अपने पास रह जाते हैं कौन से? कवक वाले रोग, तो वो चलो वो भी अपने ध्यान रख लें। 3-4 रोग हैं कवक संबंधी, ठीक है। तो एक तो था खुजली, और एक ध्यान रखना दाद, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करें अपने, देखो खुजली से जो कवक प्रभावित होता है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना सारकेप्टा मार्कविच, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? स्किन, ठीक है। तो ये कवक की ध्यान रखना कौन सा होता है इसमें? सारकेप्टा स्केबिड। और दांत में अगर पूछे तो कौन सा होता है? माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। और इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित रहता है वो भी क्या रहता है? त्वचा ही रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, दो और ध्यान रख लो इसमें, एक तो अस्थमा, अस्थमा और एक गंजक। तो ये भी कवक के कारण ही होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें जो कवक ध्यान रखना है अस्थमा में स्पर्जिलस, स्पर्जिलस, ठीक है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होगा? श्वसन, यानी सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत। और गंजापन में जो कवक होगा वो कौन सा होगा? टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। और इसमें जो प्रभावित अंग होगा वो कौन सा होगा? त्वचा या बाल, ठीक है। तो ये कवक से संबंधित रोग थे जो 2-3 अपने को ध्यान रखने थे, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने रोगों से संबंधित, आज अपना कंप्लीट होता है चैप्टर। अब हम अपने कोशिश करेंगे कि जो अपने एमसीक्यू रहते थे वो अपने स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की तो आवश्यकता है, क्यों जो भी अपनों ने पढ़ा हो उसका रिवीजन करके आप जितना उसके एमसीक्यू लगाए उतना ही फायदा है, तो वो भी अपने जरूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।